नमस्कार साथियों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित आपके लिए होने वाला है। चाहे आपका यूजीसी नेट सेट का पेपर हो, कॉलेज कैडर का पेपर हो, पीजीटी हो या सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम्स हो, इससे पहले भी बहुत बार इस टॉपिक से प्रश्न बने हुए हैं। और हर बार ये उम्मीद की जा सकती कि इससे जो प्रश्न है वह बनता ही रहेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में बात करने वाले, कि विचारधारा का अंत के बारे में बात करने वाले हैं। विचारधारा के अंत की जो बात है वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, जो 1960 के दशक के अंदर इन्होंने अपना सिद्धांत एंड ऑफ आइडियोलॉजी के नाम से प्रतिपादित किया, या विचारधारा के अंत के नाम से प्रतिपादित किया। एंड ऑफ आइडियोलॉजी या विचारधारा के अंत का जो बैकग्राउंड रहा हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, या 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएनओ की स्थापना हुई, तो दुनिया के सामने दो तरह के जो ब्लॉक्स है वो शुरू हो गए थे, या दुनिया के सामने नए तरह का वॉर शुरू हो गया था, जिसको कोल्ड वॉर के नाम से भी हम जानते हैं। हालांकि कोल्ड वॉर पे फिर कभी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। इसके साथ डेनियल वेल ये भी कहता कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ क्या विचारधारा का भी अंत हो गया, विचारधारा का भी एंड ऑफ क्या है, आइडियोलॉजी हो गया है। जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, ये फ्रांसीसी फुकुयामा ने बुक लिखी, जिसका नाम उन्होंने यही रखा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जो 1960 के दशक के अंदर प्रकाशित हुई। और इसके अंदर क्या उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये बुक लिखी गई थी। और इसके साथ जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को भी मिला दिया था। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, या राजनीतिक सिद्धांत के अंत के अंदर, ये कहा गया था कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद उसके बाद जो एक नॉर्मेटिव जो या ऐतिहासिक राजनीतिक जो सिद्धांत था, उसका अपने आप में अंत हो चुका, क्योंकि उसके बाद कोई मेजर डेवलपमेंट हमें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर देखने को नहीं मिलता। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है जो कि इस बात को परिभाषित करता है कि व्यक्ति और राज्य के बीच किस तरह के संबंध होने चाहिए, राज्य को कितनी शक्ति दी जाए और व्यक्ति को कितने अधिकार और स्वतंत्रता दी जाए। हालांकि जो प्लेटो और एरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉग, रूसो या हीगल, जिन्होंने ये प्रतिपादित किया था एक नॉर्मेटिव मेथड का प्रयोग किया जाता, उसके बाद क्या है कि जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनकी 1859 के अंदर ऑन लिबर्टी एक महत्वपूर्ण बुक पब्लिश हुई थी, उसके बाद विचारकों के ने, जिसके अंदर क्या खास तौर से डेविड ईस्टन था, उन्होंने ये माना कि अब जो विचारधारा है उसका कोई जो पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंदर क्या है कोई मेजर इंटरवेंशन नहीं हो रही, इसलिए क्या है जो पॉलिटिकल थ्योरी का वो डिक्लाइन नजर आ रहा है। ठीक है, इसको भी जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी को भी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के साथ मिला दिया गया था। 1960 के दशक के अंदर हमें मुख्यतः चार पांच तीन चार या डेवलपमेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, जिससे ये महसूस उस समय किया गया था कि एंड ऑफ जो पॉलिटिकल थ्योरी है, या पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो डिक्लाइन है वो हमें देखने को मिला। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद जो नॉर्मेटिव जो चिंतन की जो अध्ययन की जो पद्धति, उसके अंदर क्या काफ़ी जो उसकी लोकप्रियता वो खत्म हो गई थी। या मार्क्सवाद की विचारधारा आने के बाद जो मार्क्सवाद ने जो एक चिंतन का जो तरीका था, एक बृहद तरीका, उसको बहुत ही सीमित कर दिया था। और दुनिया के सामने क्या दो तरह की जो विचारधारा है, वही एक मार्क्सवादी, दूसरी उदारवादी साम्यवाद, उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा की बात कर ली थी। परंतु 1960 के अंदर दशक के अंदर क्या, जिसका नेतृत्व डेविड ईस्टन कर रहा था, उन्होंने क्या है जो प्लेटो और एरिस्टोटल के समय से चली आ रही जो अध्ययन की जो पद्धति, नॉर्मेटिव जो ऐतिहासिक जो पद्धति थी, उसको क्या है बाईपास किया, और उसके जगह क्या है वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इतिहास के या राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने की बात की, जिसके अंदर क्या है वैल्यू को महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि क्या है तथ्यों को और वैज्ञानिक तरीकों को ध्यान दिया जाता था। बल्कि जो व्यक्तियों की जो समस्या है उसको बंद कमरे के अंदर नहीं सुलझाया जाता था, बल्कि व्यक्तियों के बीच क्या है, लोगों के बीच जाके क्या है, लोगों की समस्या को हल करने का क्या है जो कोशिश है वह क्या है एक डेविड ईस्टन या व्यवहारवादी आंदोलन के दौरान की गई थी। हालांकि 1969 के अंदर जो बिहेवियरलिज्म वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अंदर भी कन्वर्ट हो गया था। यदि आपने पोस्ट बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म को आपने ठीक से समझना है, तो आप मेरी जो वीडियो बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से वो भी आपके लिए अति
आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये कहा गया कि 1859 के अंदर क्या आपका जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो ऑन लिबर्टी नाम की उन्होंने बुक लिखी थी, उसके बाद क्या है कोई जो मेजर इंटरवेंशन हमें क्या जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जो 1971 के अंदर जॉन रॉल्स की जो बुक थी आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके अंदर हमें जरूर 1971 के अंदर जॉन रॉल्स की जो बुक थी उसके अंदर जरूर हमें क्या है एक जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इंटरवेंशन जरूर देखने को मिलता है, परंतु फिर भी जो हमें क्या है प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद जिस तरह की जो अ, ये चिंतन की जो व्यक्ति और राज्य के जो संबंध को जो पुनः परिभाषित करने की जो पद्धति हुई हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो डेनियल बेल ये कह रहा है एंड ऑफ आइडियोलॉजी के अंदर कि 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जो इससे पहले जो मेजर रूप से जो आइडियोलॉजीज थी जैसे फांसीवादी, नाजीवादी या साम्यवादी जो विचारधारा थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो फांसीवाद, नाजीवाद, हिटलर और जो मुसोलिनी उनका जो खात्मा हुआ था, इस युद्ध के अंदर चाहे इटली हो, जर्मनी की जो हार हुई थी, और उसके बाद क्या है जो डोमिनेंट पोजीशन के अंदर उदारवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा रही थी, परंतु 1945 के बाद जो नुकसान के जो हुआ था वो साम्यवादी विचारधारा का भी हुआ था, उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का भी हुआ था। और उसके बाद जो स्कॉलर्स थे, जो जो चिंतक थे, उनका जो ध्यान है इस बात पे नहीं गया, विचारधाराओं पे नहीं गया, परंतु उनका जो ध्यान है उसके बाद व्यक्ति के डेवलपमेंट के या अपने देश के डेवलपमेंट के ऊपर चला गया, या टेक्निकल जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है उसको कैसे किस तरह से किया जाए इस पे उनका ध्यान अधिक चला गया है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है जो विचारधाराओं की जो उससे पहले बात की जाती थी, जो फांसीवाद, नाजीवाद की जो मेजर विचारधारा है वो तो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद क्या है जो नुकसान की जो भरपाई हुई फांसी साम्यवाद के अंदर भी हुई थी और उदारवाद पूंजीवाद के अंदर भी हुई थी। उसके बाद जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा क्या है वो सेकेंडरी चली गई थी, और वो प्राइमरी तौर से जो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो क्या है चिंतकों के भी और जो स्कॉलर्स के भी जो क्या है डिबेट का जो विषय है वो बन चुका था। ठीक है, उस दौरान क्या है हर एक पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर और साम्यवादी व्यवस्था के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का किस तरह से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए, या अपने देश के अंदर फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, या आपका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, या सोसाइटी को किस तरह से बिल्ड अप दोबारा किया जाए, इसके ऊपर क्या है जो स्कॉलर्स के बीच जो चर्चा है वो क्या बहुत तेज हो गई थी। और उसके बाद जो चर्चा है वो बहुत तेज हो गई थी। इसके साथ साथ डेनियल वेली ये भी कहता है कि जो 1945 के बाद क्या है ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है चाहे साम्यवादी जो व्यवस्था हो उसके अंदर क्या है आपस में कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया, समझौता जैसा हो गया है। और वे जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हो, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो, वेलफेयर फंक्शंस की बात हो, या लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताओं की बात हो उस पे क्या है वो, या शक्तियों के डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो उस पे क्या हुआ है दोनों सहमत नजर आ रहे हैं। इसलिए जो इंटेलेक्चुअल जो लोग थे उनके बीच जो अब डिबेट का जो विषय यह था कि जो साम्यवादी विचारधारा है चाहे पूंजीवादी जो विचारधारा है उसके अंदर एक सामंजस्य हो गया है, और उसके अंदर क्या है एक सहमति बन पाई। और अब आज के समय के अंदर क्या है आइडियोलॉजी प्राथमिकता नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी और साइंस और रिकंस्ट्रक्शन कैसे देशों का किया जाए या सोसाइटी का बिल्डअप कैसे किया जाए इसकी जो विचारधारा है वो क्या है अपने आप में बहुत लोकप्रिय हो चुकी या चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि एंड ऑफ आइडियोलॉजी का जो डेनियल वेल की जो इन्होंने ये बात दी थी इसकी बहुत सारे जो स्कॉलर्स ने उसको क्रिटिसाइज भी किया है। बहुत सारों ने ये कहा कि 1960 के दशक के अंदर जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी की जो बात डेनियल वेल के द्वारा की गई है वो अपने आप में अप्रासंगिक है, मतलब उसका महत्व नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर जो पूंजीवाद और साम्यवादी जो विचारधाराओं के अतिरिक्त भी दुनिया के सामने क्या है एक अनेकों तरह की जो विचारधारा है, जैसे उग्रवाद आज के समय में एक नई विचारधारा बन चुकी है जिसके जो डेनियल वेल ने वो कहीं उल्लेख नहीं किया है, इसके आधार पर भी इसकी क्या है आलोचना की गई है। इसके साथ साथ जो आलोचक ये भी कहते हैं जो आइडियोलॉजिकल डिबेट जो अपने आप में खत्म करने की जो बात डेनियल वेल के द्वारा की जा रही है, जो तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल भी अपने आज के समय में क्या है तकनीकी भी अपने आप में एक विचारधारा बन चुकी है, जिसका जो जिक्र है वो डेनियल वेल ने कहीं अपने रचनाओं के अंदर या अपने लेखन के अंदर नहीं किया है।
इसके साथ साथ जो मॉरल क्वेश्चन है, मॉरल क्वेश्चन की भी जो बात है वो डेनियल वेल के द्वारा नहीं की गई, परंतु जो डेनियल वेल के जो लेखन का जो सेंट्रल आर्गुमेंट उनका रहा कि उन्होंने ये कहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो मार्क्सवादी की जो विचारधारा है वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि जो मार्क्सवाद जिस तरीके से क्या है एक सर्वहारा वर्ग और एक बुर्जुआ वर्ग के बीच जो कंट्राडिक्शन की वो बात करते थे, जो एक पूंजीपति और एक मजदूरों के बीच जो कंट्राडिक्शन बात करते थे, और जो वो कंट्राडिक्शन वो कब खत्म होगा, जब दोनों के बीच क्या क्लास स्ट्रगल होगा, और क्लास स्ट्रगल के बाद जो क्या है मजदूर उत्पादन के संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे, तब जाके खत्म होगा। परंतु डेनियल वेल ये कह रहा कि जो उन्होंने एक मजदूर और पूंजीपतियों के बीच जो वहाँ पे टेंशन थी, उसको क्या उन्होंने अपने हिसाब से नए तरीके से उन्होंने सोल्व करने का काम किया है। इसलिए डेनियल वेल ये कह रहे हैं कि आज के समय के दौरान क्या है जो मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रही है। परंतु फिर डेनियल वेल ये कह रहा है कि मेरा मतलब ये नहीं कि दुनिया के अंदर जो विचारधारा है उसका अंत हो गया, परंतु खास तौर से डेनियल वेल ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से मुझे साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं के बीच जो सामंजस्य देखने को मिल रहा है, मेलजोल देखने को मिल रहा है, उससे हम ये कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फांसीवाद और नाजीवाद की जो विचारधारा है उसका जो डिक्लाइन हुआ, उसका जो खात्मा हुआ, उसके आधार पे जो डेनियल वेल ने अपनी जो कॉन्सेप्ट दिया एंड ऑफ आइडियोलॉजी के नाम से उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत ही आसान भाषा के अंदर क्या है एंड ऑफ आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा के लिहाज से जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली। थैंक यू सो मच।